Hello all, good evening. I hope you all are well. My name is Atul Moria. Today I am very happy because from today I am going to teach you all a free of cost Azure Administrator course. So first of all we will talk about the content of the course. Let's get started. Here is the content. हम लोग बात करते हैं कंटेंट में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के हम कोर्स को स्टार्ट किए हैं पढ़ाना। अब हम देख लेते हैं कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे डे 1 में। आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड डे में हम बात करते हैं ऑन डिमांड सर्विस पे एज यू गो के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसोर्स ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और वर्चुअल मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड डे में अगर देख सकते हो यहाँ पे हमने टॉपिक मेंशन कर रखा है जो जो हम आपको पढ़ाएंगे। अज्योर ऑटोमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे थर्ड डे में। फोर्थ डे में हम बात करेंगे अज्योर वर्चुअल मशीन के बारे में बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस के बारे में बात करेंगे। और फिफ्थ डे में हम बात करेंगे कि अज्योर वर्चुअल मशीन के डिस्क के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वर्चुअल मशीन की फैमिली के बारे में बात करेंगे। उसकी क्वालिटी का जो स्टोरेज क्वालिटी होती है उसके बारे में बात करेंगे। और सिक्स डे में हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे। सबनेट के बारे में बात करेंगे। उसके क्लास के बारे में बात करेंगे। और सेवन्थ डे में जो हम बात करेंगे बीनेट टू बीनेट पेयरिंग के बारे में बात करेंगे। बीनेट टू बीनेट बीपीएन के बारे में बात करेंगे। पॉइंट टू साइड बीपीएन के बारे में बात करेंगे। साइड टू साइड बीपीएन के बारे में बात करेंगे। उसके नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जो आता है कंटेंट के अंदर हम एनएसजी पे डिस्कस करेंगे 8th डे में। 9th डे में हम आईआईएस के बारे में बात करते हैं करेंगे। और 10th डे में हम देख सकते हैं कि एवी सेट अवेबिलिटी सेट इन वीएम लोड बैलेंसिंग एंड टाइप्स इसके क्या हैं ये बात करेंगे। 11th डे में हम देख सकते हैं डीएनएस डोमेन्स के बारे में बात करेंगे। 12th डे में हम देख सकते हैं अज्योर बैकअप्स अज्योर टू अज्योर बैकअप्स देखेंगे। मास बैकअप ऑन प्रोमाइस देखेंगे। 13 डे में हम देख सकते हैं अज्योर ट्रैफिक मैनेजर के बारे में बात करेंगे। राउटिंग मेथड के बारे में इसकी डिस्कस करेंगे। और 14 डे में हम देख सकते हैं अज्योर टू अज्योर माइग्रेशन देखेंगे। माइग्रेशन की बहुत सारे टॉपिक्स हैं हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारे पास AWS टू अज्योर माइग्रेशन है वो भी हम बात करेंगे। उसके अलावा MS SQL डेटाबेस माइग्रेशन है वो भी हम देखेंगे। अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में हम चेक बताएंगे कैसे क्या होता है। एप्लीकेशन गेटवे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट के दो टॉपिक देख सकते हैं अज्योर प्राइसिंग कैलकुलेटर और अज्योर मॉनिटरिंग। ये सारे टॉपिक हम प्रॉपर वे में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पे हमने आपको एक बार फिर से दिखा देना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये हमारे टोटल कंटेंट है। इस पूरे कंटेंट को हम पूरा डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर्स में। और फर्स्ट अब आज हम बात कर लेंगे थोड़े से बेसिक्स कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन आईटी फील्ड। आईटी फील्ड में जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं वो टू टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक नेटवर्क ओएस होता है, एक क्लाइंट ओएस होता है। नेटवर्क ओएस बेसिकली यूज्ड फॉर वेब सर्वर। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि नेटवर्क ओएस जो होता है वो सर्वर साइड यूज किया जाता है। वो यूज्ड इन सर्वर साइड लाइक वेब होस्टिंग, डेटाबेस होस्टिंग, एप्लीकेशन होस्टिंग के लिए करते हैं। नेटवर्क ओएस के अंदर टू टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। बात करते हैं विंडोज होता है, एक लिनक्स होता है। विंडोज के अंदर भी कई सारे वर्जन्स आते हैं। विंडोज सर्वर 2012, 2016, 2019 एंड 2022। लिनक्स के अंदर हमारा रेड हैट और सूजे आता है। ये इनके वर्जन्स होते हैं। और हम एक चीज़ और बात करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसर की बात होती है। तो जो नेटवर्क ओएस पे जो प्रोसेसर यूज किया जाता है वो जियोन प्रोसेसर लगाते हैं। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, हम बताएंगे जब कि नेटवर्क ओएस कैसे काम करता है, क्लाइंट ओएस कैसे काम करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्लाइंट ओएस। क्लाइंट ओएस का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना है वो क्लाइंट ओएस के थ्रू करते हैं। क्लाइंट ओएस के अंदर भी टू टाइप्स की ओएस आते हैं। एक वर्चुअल विंडोज ओएस आता है जो कि विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 होता है, जो कि क्लाइंट के सिस्टम में इंस्टॉल होता है। लिनक्स होता है, लिनक्स भी एक क्लाइंट के सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है, बंटू या सिंटोस जैसे। अब बात करते हैं क्लाइंट के जो प्रोसेसर होते हैं वो कौन कौन से प्रोसेसर होते हैं। इंटेल के i3 आते हैं, i5 आते हैं, i7 आते हैं, i9 होते हैं। इसके अलावा AMD कंपनी के Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 आते हैं। ये सारे प्रोसेसर होते हैं। अब बेसिकली देखो, सिंपल से समझने का मतलब ये है कि आईटी फील्ड में टू टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक नेटवर्क ओएस होता है, एक क्लाइंट ओएस होता है। ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे हमारी सारी एप्लीकेशंस को रन करती है। एक एज कोई वेबसाइट को होस्ट करना है, किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है,
तो एक्सेस करने के लिए हम क्लाइंट ओएस के थ्रू एक्सेस करते हैं। अगर उसको होस्ट करना है तो वो नेटवर्क ओएस पे होस्ट होता है, जो कि आपको आगे हम बताएंगे कि कैसे होस्ट होता है, कैसे चलता है। सपोज आप अगर समझना चाहो तो आप गूगल पे कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, तो वो जो वेबसाइट होस्ट होता है वो जहाँ से चल रहा होता है, जहाँ से आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, उस पे उसे हम कहते हैं नेटवर्क ओएस। जहाँ पे हमारा वेबसाइट होस्ट होता है 24/7 रनिंग में रहता है। हम www डॉट वेबसाइट का नाम डाल के उसको इंटर कर जाते हैं, उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, तो वो वेबसाइट नेटवर्क ओएस पे चल रहा होता है। और हम उस वेबसाइट पे जब पहुंचते हैं तो वो क्लाइंट ओएस होते हैं, हम जो अपना ब्राउजिंग कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप से, वो विंडोज 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रोसेसर i3 i5 कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे क्लाइंट का मतलब ये होता है जो वेबसाइट होस्ट की गई है उसको हम एक्सेस करते हैं किसके थ्रू, क्लाइंट ओएस के थ्रू, इतना सा मतलब है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ आईटी कंप्यूटिंग। देखो सिंपल सा मैं बात बताऊं, ऑन प्रोमाइज कंप्यूटिंग, देखो इसमें हमने लिख रखा है 2 टाइप्स के कंप्यूटिंग यूज होते हैं आईटी फील्ड में। एक ऑन प्रोमाइज कंप्यूटिंग होता है, दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। देखो कोई भी वेबसाइट है, अगर वेबसाइट बनाते हो या कोई एप्लीकेशन बनाते हो या कोई डेटाबेस है, कोई इन हाउस एप्लीकेशन है, कुछ भी है, तो अगर आप उसको इंटरनेट पे होस्ट करना चाहते हो कि हर कोई यूजर उस पर विजिट कर सके, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, है ना, कोई भी जोमेटो हो गया, कोई हो गया स्विगी हो गया, कोई भी वेबसाइट को अगर आप एक्सेस कर रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे होस्ट होता है, कहाँ पे सारी चीज़ें इसकी चलती हैं, हम कैसे उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके लिए पूरा सेटअप चाहिए होता है, एक प्रॉपर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी खासी हो, कि वो पूरा प्रॉपर ट्रैफिक को मैनेज कर सके, लोड को मैनेज कर सके। तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले जो जो रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छा सा कंप्यूटर होना चाहिए, एक अच्छा पीसी हो, अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ हो, जो कि 4-5 लाख के स्टार्टिंग होगी आपको उस कॉन्फ़िगरेशन में लेने के लिए। अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो आप मार्केट से जाएंगे, एक कंप्यूटर खरीदेंगे, उस कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, रैम हो अच्छी खासी हो, 16 GB से अबव होनी चाहिए, SSD की रिक्वायरमेंट होती है स्टोरेज के लिए, ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, नेटवर्क ओएस होना चाहिए, प्रोसेसर पावरफुल हो, प्रॉपर कंप्यूटर को सप्लाई मिलती रहे, लाइट कभी मतलब डिस्कनेक्ट ना हो, इंटरनेट ISP सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अच्छा होना चाहिए, हमको जो इंटरनेट हो वो प्रॉपर 24/7 मिलता हो। उसमें भी अगर पॉइंट सेकंड के लिए भी डाउन हो गया तो फिर आपका सर्वर तो डाउन ही हो जाएगा। वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमको ऑन प्रोमाइज के केस में। अगर आप एक वेबसाइट होस्ट करते हैं तो मार्केट से सारा सामान परचेज करके एक सेटअप बनाते हैं, उस लैब प्रोसेसर, मतलब सारा सेटअप बनाने के बाद उसको मैनेज करना पड़ेगा ऑल टाइम, जब तक आप वेबसाइट होस्ट करेंगे, जब तक आप वेबसाइट चलाएंगे उस टाइम को, उस समय जब भी आप होस्ट करते हैं उस समय से स्टार्ट होकर आपको जब तक वेबसाइट चलाना रहेगा तब तक आपको उसको देख रेख करनी पड़ेगी। तो ऑन प्रोमाइज के केस में ये बहुत सारे लॉस होते थे कि कंप्यूटर को देख रेख करना, प्रोसेसर, उसका पावर, उसका इंटरनेट, उसका रैम रोम, ग्राफिक्स, नेटवर्क, कोई भी चीज़ ऐसी ना मिस हो कि जिससे किसी भी प्रकार से सर्वर डाउन हो। तो ये सारी चीज़ें फिजिकली मैनेज करनी पड़ती थी अगर आप वेबसाइट होस्ट करते हैं तो। नई टेक्नोलॉजी जो आप चल रही है आज के टाइम पे वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे अपने अपने क्लाउड प्रोवाइडर आ चुके हैं इस टाइम पे, लेकिन जो कि कंपटीटर में हम बात करते हैं जो कि टॉप पे चल रही है वो AWS है, एज्योर है और GCP है, गूगल क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन एक्सेस ऑल रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। कहने का मतलब एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर। कहने का मतलब ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम कोई भी रिसोर्स को ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। अगर आपको वेबसाइट होस्ट करनी है, एप्लीकेशन होस्ट करना है या कोई डेटा एक्सेस करना है, तो आप उसका क्या है, आप उस रिसोर्स के लिए आप पैसा पे करके उसको रेंट पे आप ले लें। लाइक जैसे आपके पास गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव आपके पास फोटो के ड्राइव है, तो आपको लिमिट दिया है 10 GB, 12 GB। उसके बाद अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको 100 GB का लेना है, तो आपको उसको चार्ज देना पड़ेगा मंथली, ईयरली, है ना। तो सेम यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट होता है, क्लाउड पे भी होता है। जब आप यहाँ पे क्लाउड की सर्विस यूज करते हैं, सपोज आपको कोई एक वर्चुअल मशीन चाहिए, कोई डेटाबेस चाहिए, कोई सर्वर बनाना है, कोई नेटवर्क ओएस या क्लाइंट ओएस की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे वर्चुअली बिल्ड करते हैं। आपको यहाँ पे रेंट देना होता है, एज अ रेंट
आप जितना टाइम यूज़ करेंगे उतना टाइम आपको रेंट देना पड़ेगा। ये एक ऐसा समझ सकते हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग इतना बेनिफिट है आज के टाइम पे कि आपको ना तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क ओएस की दिक्कत आएगी, ना ग्राफिक्स की दिक्कत आएगी, ना एसएसडी एचएसडी की दिक्कत आएगी, रैम की दिक्कत, ना प्रोसेसर, ना पावर, ना आईएसपी। ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करेगा? जो हमारे मैनेज बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होंगे, जो फिजिकली ये सारे इनके बैकएंड में जो मैनेज करना होता है फिजिकली हार्डवेयर, ये सारी चीज़ जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा वो मैनेज करेगा। यहाँ पे आपकी टेंशन जो है 80% खत्म हो गई। आपके पास 20% भी नहीं है, बस 20% से कम ही है। आपको अपनी जो वेबसाइट है उसको मैनेज करना रहता है। आप अपने समय समय पे क्या क्या चेंजेस करते हैं अपने सर्वर के अंदर, वो मैनेज करना पड़ेगा। बाकी आपके जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, लाइक प्रोसेसर, रैम, रोम, पावर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सारा काम जो होता है, नेटवर्क ओएस है ना, एंटीवायरस, सारा काम जो है ये सर्विस प्रोवाइडर कर देगा। आपको क्या है, रेंट पे लेना है, उसको वर्चुअली एक्सेस करना है, अपने डेटा को जो भी अपने सिस्टम में जो भी चाहते हैं चेंजेस करना या फिर डिलीट करना, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये क्लाउड के फायदे हैं। क्लाउड अब एक ऐसा समझ सकते हैं, क्लाउड आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। आप ये सर्विस कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये सर्विस आप कहीं से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सर्वर किसी प्रकार से डाउन हुआ तो आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसे एक्सेस करना है आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, लेकिन इसको एक्सेस करना है, इस सर्विस को एक्सेस करना है क्लाउड को, तो आप किसी भी लोकेशन से इस सर्विस को किसी भी कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये सर्विस एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे इसके नए टॉपिक्स जो आ रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी हो गया। सेकेंड डे में हम बात करेंगे ऑन डिमांड सर्विस, पे एज यू गो, रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, वर्चुअल मशीन क्या होता है। कल से हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।